नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गए हैं जीके विद VKG में। इसका पिछला वीडियो हमने देखा था पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास के बारे में। आज हम देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। चलिए तो हम बिना समय गवाए इसको स्टार्ट करते हैं। जितना कि हम पृथ्वी के बारे में कुछ चर्चाएँ ऊपर कर देते हैं, फिर इसके बाद डिटेल में हम इसको देखेंगे। पृथ्वी का घनत्व 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर माना जाता है। ये तो औसत घनत्व माना जाता है। पृथ्वी का केंद्र 6371 किलोमीटर की गहराई पाया जाता है। ध्यान दीजिए, ये आगे चल के हम सब इसका अलग अलग विस्तार देखेंगे। सतह के केंद्र की ओर जाते समय हमें क्या प्रभाव दिखता है? दाब में वृद्धि मिलती है, घनत्व में वृद्धि मिलती है, जिसके कारण तापमान में भी वृद्धि हमें देखी जाती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वैज्ञानिकों ने प्रत्यक्ष रूप से प्रवेधन विधि द्वारा इसका प्रमाणित किया गया है। वर्तमान में 12 किलोमीटर की गहराई तक जानकारी मिलती है, जो कि रूस में यह 12 किलोमीटर तक गहराई खोदी गई है, जिससे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता लगाया जा सके। जबकि इसके नीचे की जानकारी प्रत्यक्ष रूप से ज्वालामुखी एवं अप्रत्यक्ष रूप से भूकंप के कारण मिलता है। जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो जैसे घनत्व हो गया, दाब हो गया और तापमान हो गया, ये सारी चीज़ें अप्रत्यक्ष रूप से आती हैं, और प्रत्यक्ष रूप में ज्वालामुखी भूकंप देखा जाएगा। सबसे पहले हम देख लें कि इस पर आधारित जो संकल्पनाएं दी गई हैं, जो सिद्धांत दिया गया है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है, संकल्पनाएँ हैं, पृथ्वी के कोर के अनुसार चैम्बरलिन ने दिया है, जिसे ग्रहाणु परिकल्पना कहते हैं। इन्होंने क्रोड को ठोस रूप में बताया है। जैसे कि पृथ्वी की 3 भाग होती हैं, 3 परतें होते हैं। ऊपरी परत को क्रस्ट, ध्यान दीजिए एक बार हम बता दें, जो भी ये पृथ्वी का भाग है, पृथ्वी के 3 परतों में से विभाजित किया गया है। ऊपर के भाग को क्रस्ट कहा जाता है, मध्य भाग को मेंटल कहा जाता है, और जो इसके बिल्कुल केंद्र में होता है इसे कोर कहा जाता है। जो कोर भाग है इसे हम इस तरह से भी देख सकते हैं, इस तरह से देखेंगे। ये जो क्रस्ट है ये मेंटल है और ये कोर है। जो आंतरिक भाग है ये भाग, इसके बारे में बताया है चैम्बरलिन ने इसे ग्रहाणु परिकल्पना के माध्यम से कि क्रोड ये इसका ठोस है। जेम्स जीन्स एवं हेराल्ड जेफरीज ने इसको ज्वारीय परिकल्पना बताया, और उन्होंने बताया कि क्रोड इसका द्रव अवस्था में है। और लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना जब दी थी, जो पृथ्वी की संरचना हुआ था ग्रहों की परिकल्पना में इन लोगों ने दिया था, लाप्लास ने दिया क्रोड को, बताया कि ये गैसीय अवस्था में है। जैसा कि हमने क्लास में भी बताया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत जब हमने दिया था तो उसमें बताया था कि इसने किस प्रकार का इसकी अवस्थाएं बताई हैं। प्राकृतिक साधन ज्वालामुखी उद्गार, मैग्मा, लावा एवं अन्य पदार्थ। भूकंपीय विज्ञान में भूकंपीय तरंग या सिस्मोग्राफ, ये सारी चीज़ें प्राकृतिक संसाधन में आते हैं। ध्यान दीजिए, पृथ्वी की विभिन्न परतें हैं। यदि मुख्य रूप से देखा जाए तो 3 परतें होती हैं, मगर हम भूपृष्ठ को भी इसमें ले। जैसे ये भाग है जो हमने बताया, पृथ्वी की जो ऊपरी भाग है ये क्रस्ट कहलाता है, जिसे हम भूपर्पटी कहते हैं। जो मध्य वाला भाग है, मध्य वाले भाग को हम प्रवार कहते हैं, इंग्लिश में मेंटल कहते हैं, और केंद्र वाले भाग को हम क्रोड कहते हैं या फिर इंग्लिश में कोर कहते हैं। जो ये भूपर्पटी का ऊपरी भाग है, जिस पर मानव रहता है, जिस पर कोई भी जीव जंतु निवास करते हैं, इस भाग को बोलते हैं भूपृष्ठ। इसे भूपृष्ठ कहा जाता है। नहीं, इसके नीचे वाला भाग जो है ये है, इसे भूपर्पटी कहा जाता है, इसे हम मेंटल कहेंगे, और नीचे वाला भाग ये कोर कहलाता है। अब ध्यान दीजिए, इसमें भूपृष्ठ, भूपर्पटी, प्रवार जिसे मेंटल कहा जाता है, क्रोड। ठीक, इसको इस प्रकार से भी फिगर वाइज भी हम देख सकते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की सबसे अधिकता होती है। पूरे पृथ्वी पर ओवरऑल भी देखा जाएगा कौन से धातु कौन से तत्व पाए जाते हैं। संपूर्ण पृथ्वी का सर्वाधिक मात्रा लोहा पाया जाता है, जो 35.5% है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगली कड़ी में हम चलते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जैसा कि मैंने बताया, केंद्रीय भाग को कोर, मध्य भाग को प्रवार और ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं। इंग्लिश में क्रस्ट, मेंटल और कोर कहा जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग की जब जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है? अप्राकृतिक स्रोत से और प्राकृतिक स्रोत से।
अप्राकृतिक स्रोत में जैसे घनत्व, दबाव, तापमान, और प्राकृतिक स्रोत में ज्वालामुखी, भूकंप देखा जाता है। अब ध्यान दीजिए इसका अप्रत्यक्ष स्रोत क्या होता है। अप्रत्यक्ष स्रोत में घनत्व में देखा जाएगा घनत्व किस प्रकार से अलग अलग परतों में अलग अलग घनत्व पाए जाते हैं। अगर देखा जाए पृथ्वी का औसत घनत्व देखा जाए तो 5.517 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है, या केंद्र का घनत्व देखा जाता है औसतन 11 ग्राम घन सेंटीमीटर देखा जाता है। ये अधिक ताप व दाब के अंदर घनत्व बढ़ता है और घटता रहता है। यानी पृथ्वी की चट्टानी परत में घनत्व में अंतर पाया जाता है। कहीं पर यह घनत्व 3.0 है तो कहीं पर 3.5 पाया जाता है, परंतु समस्त पृथ्वी का औसत घनत्व 5.517 है। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी का अंतरतम भाग का औसत घनत्व 5.5 से अधिक होगा। ध्यान दीजिए साधारणतः अंतरतम भाग का औसत घनत्व 11 माना जाता है। जल से 7 से 8 गुना भारी होता है यह। ध्यान दीजिए आगे हम देखेंगे इसको। जो पृथ्वी का औसत घनत्व देखा जाए, पृथ्वी का औसत घनत्व मापने के आधार पर सबसे पहले इसका प्रयास किया था कैवेंडिश ने, जो कि 1798 ईस्वी में किया था। इनका न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर इन्होंने यह आधार माना था। यह बताते हैं कि यह जल के सापेक्ष 5.48 गुना इसका घनत्व होता है। इन्हीं के सिद्धांत में संशोधन किया था पॉइंटिंग ने 1878 में संशोधन किया था। इन्होंने बताया कि पृथ्वी का औसत घनत्व 5.49 ग्राम घन सेंटीमीटर है। वर्ष 1950 ईस्वी में नासा का जो उपग्रह गया था, इसके अनुसार पृथ्वी का घनत्व 5.517 ग्राम घन सेंटीमीटर माना गया। हालांकि यही प्रमाणित है जो कि नासा के उपग्रह द्वारा। ध्यान दीजिए असमानता का कारण क्या है। असमानता का कारण यह है कि पृथ्वी पर जब दबाव पड़ता है तो दबाव से तापमान बढ़ता है और तापमान से घनत्व में अंतर पाया जाता है। ध्यान दीजिए दबाव में हम देखें तो पृथ्वी पर किस प्रकार से दबाव लगता है। यह क्रोड का भाग है, यह प्रवार का भाग है और यह भूपर्पटी का भाग है। जैसे जैसे इसका दबाव बढ़ता जाता है वैसे वैसे घनत्व इसका बढ़ता जाता है, परंतु एक सीमा तक ही बढ़ेगा। इसके बाद दबाव की सीमा निर्धारित हो जाती है। पृथ्वी के अंतरतम भाग में घनत्व की बढ़ती मात्रा का कारण दबाव है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर दबाव बढ़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप घनत्व बढ़ता है। पृथ्वी का आंतरिक भाग की संरचना भारी पदार्थों से हुई है, जैसे नीफे मतलब निकिल और फेरस, ये भारी मात्रा कहलाती हैं। आगे आइए तापमान पर। यह गहराई के हिसाब से देखा जाए कि पृथ्वी से यदि हम 32 मीटर गहराई में जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, तो इसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। यदि 100 मीटर नीचे जाते हैं गहराई में तो 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान बढ़ेगा। यदि सतह से 43 किलोमीटर यदि गहराई में हम जाते हैं तो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि जो मेंटल वाला भाग है, मेंटल वाले भाग में एक दुर्बलता मंडल पाया जाता है जिसे स्टेनोस्फेयर कहा जाता है। ये तरल अवस्था में होता है, जो कि सतह से 100 किलोमीटर गहराई पर पाया जाता है। यह बिल्कुल तप्त होता है, तरल अवस्था में होता है, जिसके कारण गहराई में जाते समय तापमान बढ़ता है। और एक कारण ये भी है कि जो दाब बढ़ता है, दाब के वजह से तापमान की भी वृद्धि होती है। अब आते हैं भूताप ग्राफ। भूताप ग्राफ क्या होता है? जियोथर्मल ग्राफ्स महाद्वीपीय क्रस्ट में तापमान परिवर्तन की माप भूताप ग्राफ से ही की जाती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। यह वृद्धि 32 मीटर, जैसा कि मैंने ऊपर ही बता दिया है, 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 100 मीटर की गहराई पर जाने पर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 43 किलोमीटर गहराई पर जाने पर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। स्टेनोस्फेयर क्या होता है? स्टेनोस्फेयर, जिसे हम दुर्बलता मंडल कहते हैं, यह 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप पर तरल अवस्था में आ जाता है। जैसा कि हमने बताया, ये फिगर में भी देख सकते हैं। ये भूपर्पटी से
100 किलोमीटर की गहराई पर एक तरल अवस्था में पाया जाता है क्षेत्र जो 100 से 200 किलोमीटर के अंदर में रहता है, जिसे स्टेनोस्फीयर कहते हैं, हिंदी में ध्रुवलता मंडल कहा जाता है। यहीं से मैग्मा या लावा का उद्गार होता है जो सतह के ऊपर आता है, जो तनाव बल के द्वारा होता है। समझिए। अब आइए प्राकृतिक संसाधन में। प्राकृतिक संसाधन में जैसे मैंने बताया कि ज्वालामुखी और भूकंप को लेते हैं। अब आइए इसको और डिटेल से हम देखते हैं। जैसे ज्वालामुखी के उद्गार के बाद मैग्मा भूतल पर जमा हो जाता है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक परत ऐसा अवश्य है जो तरल अवस्था में है। वह परत जहाँ से मैग्मा का उद्गार होता है उसे स्टेनोस्फीयर या ध्रुवलता मंडल के नाम से जानते हैं। अब ध्यान दीजिए भूकंप के बारे में। भूकंप के बारे में हम सिर्फ बेसिक चीज़ें जानेंगे। विश्व वितरण और ज्वालामुखी के विश्व वितरण अगले वीडियो में हम लाएंगे। यानी भूकंप में जिस स्थान पर भूकंप सबसे पहले प्रारंभ होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं। जिस स्थान पर सबसे पहले भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। ध्यान दीजिए, जैसा कि ये फिगर बना हुआ है, यहाँ भी मैं बता दूंगा आप लोगों को। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, यहाँ पर भूकंप आ रहा है, तो भूकंप का उद्गार जहाँ पर हुआ है इसे कहेंगे भूकंप मूल। इसे इंग्लिश में कहते हैं फोकस। और जहाँ पर ये पहली बार महसूस किया जाएगा ये सतह पर, इसे कहा जाता है अधिकेंद्र। अधिकेंद्र इसे इंग्लिश में बोलते हैं ईपी सेंटर। ईपी सेंटर बोला जाता है। ध्यान दीजिए अधिकेंद्र, यही बात यहाँ पर कहा गया है। भूकंप विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भूकंपीय लहरों का अध्ययन सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा किया जाता है। सिस्मोग्राफ के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। भूकंपीय तरंग कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो भूकंपीय तरंग 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक तरंग, जिसे हम प्राइमरी तरंग भी कहा जाता है, पी तरंग भी बोलते हैं, और अनुदैर्ध्य तरंग भी कहा जाता है। आड़ी या गौड़ लहरें भी कहा जाता है दूसरे को। सेकेंडरी तरंगे भी कहा जाता है। इसके बाद एस तरंगे भी कहा जाता है। तीसरा है धरातलीय तरंगे, जिसे लव तरंग या फिर लॉन्ग पीरियड वेव्स भी कहा जाता है, या फिर एल तरंग कहा जाता है। अब आ जाइए इन तरंगों के बारे में हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं प्राथमिक तरंग। प्राथमिक तरंग जब भूकंप मूल से अधिकेंद्र की तरफ जाता है, भूकंपी लहरें, ये ध्वनि तरंगों के समान होता है। ये लहर ठोस एवं तरल दोनों गति करती है। पी तरंगे की गति ठोस में अधिक तथा तरल में कम हो जाती है। ठोस अवस्था में जो होता है उसमें अधिक तेजी से जाता है, जो तरल होता है उसमें इसकी गति मंद पड़ जाती है। आड़ी या गौड़ तरंग या एस तरंगे को हम देखते हैं। भूकंपीय लहरें यह प्रकाश तरंग के समान होती है। यह लहर ठोस में गति करती है, परंतु तरंग यह तरल में लुप्त हो जाती है। ध्यान दीजिए, जैसे कि मैंने बताया कि ध्वनि तरंग, पी तरंगे जो होती हैं वह ध्वनि तरंग की तरह चलती है। ध्वनि तरंग आप लोग जानते होंगे, इस तरह से प्रवेश करती है। और एस तरंगे जिसकी फ्रिक्वेंसी अधिक होती है ना। इसको हम आगे समझेंगे जब डिटेल इसका पढ़ा जाएगा तब। धरातलीय लहरें जो एल तरंग कहा जाता है, यह लहर निम्न गति से चलती है। यह लहर भूपर्पटी पर तरल एवं ठोस दोनों में गति करता है। यह पी तरंग की तरफ भी चलता है और एस तरंग की तरफ भी चलता है। ध्यान दिए, पी तरंग भी तरल और ठोस में चलता है और एल तरंग भी तरल और ठोस अवस्था में चलता है। भूकंप मूल से अधिक केंद्र पर सबसे पहले पी लहर का अनुभव होता है, क्योंकि इसका स्पीड अधिक होता है। भूपटल पर जो सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है वह कौन सा तरंग है? एल तरंग है। ध्यान दीजिए, गति के आधार पर देखा जाए तो पी तरंग सबसे अधिक गति करता है, एस तरंग मध्यम गति है और एल तरंग न्यूनतम गति में। ठीक, इसके आगे हम देखेंगे कुछ विद्वान हैं जैसे ओल्ड और हम। इन्होंने कहा है कि ओल्ड हम ने 1909 ईस्वी में यह प्रमाणित किया कि पृथ्वी के केंद्र से 120 डिग्री की दूरी पर एस तरंग लुप्त हो जाती है। ओल्ड ने 1909 में कहा, प्रमाणित किया था कि पृथ्वी के केंद्र से 120 डिग्री की दूरी पर एस तरंग लुप्त हो जाती है। एस लहरों का स्वभाव होता है कि तरल में लुप्त हो जाना, जैसा कि मैंने आगे बताया है कि इस तरह क्या होता है, वह
तरल में लुप्त हो जाता है। आगे हम देखते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जहाँ से इसका ओरिजिन होता है भूकंप का, ये एच तरंगे हैं, ये पी तरंगे हैं। एच तरंगे और पी तरंगे ये चारों तरफ अपना जा रहे हैं, और ये जब कोर का भाग आ रहा था केंद्र में, ये तरल अवस्था है जिसमें एच तरंगे यहीं पर रुक जाती हैं, जो कि 120 डिग्री के आसपास की चीज़ें बताई जाती हैं कि यहाँ तक एच तरंगे इसको यहीं तक रुक जाता है, कोर में प्रवेश नहीं करता है। कोर में प्रवेश करता है सिर्फ पी तरंगे, ठीक है। पी तरंगे कोर में तरल में प्रवेश करता है, जिसे हम छाया मंडल कहते हैं। ऐसा क्षेत्र जहाँ से लहर गुजरती नहीं, उसे हम छाया मंडल कहते हैं। अब आइए पृथ्वी की आंतरिक संरचना में अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या अपना मत दिया है उसको देखते हैं। स्वेज के अनुसार उन्होंने पृथ्वी के ऊपरी परत को सियाल कहा है, मध्य परत को सीमा कहा है और केंद्रीय परत को नीफे कहा है। सियाल SIAL मतलब कि सिलिका और एल्युमिनियम से बना हुआ है। जो ऊपरी भाग है भूपरपटी जिसे कहते हैं, प्रवार जिसे मेंटल कहते हैं, जिसे उन्होंने स्वेज ने इसको सीमा नाम रखा है, जैसे सिलिका और मैग्नीशियम की इसमें अधिकता पाई जाती है। कोर में नीफे कहा है इनको, निकिल और फेरस की इसमें अधिकता पाई जाती है। ध्यान दीजिए, ऊपर तौर पर देखा जाए तो इन्होंने बताया कि ये एसिडिक प्रधान है सियाल, इसमें ग्रेनाइट पाया जाता है, ग्रेनाइट की चट्टानें होती है और इसका औसत घनत्व 2.9 बताया था। और कहा था सीमा की परतों में इसका औसत घनत्व 2.9 से 4.7 पाया गया। यह आग्नेय शैल से बना हुआ है जो कि क्षारीय पदार्थ है और 1000 से 2000 किलोमीटर की गहराई पर यह पाया जाता है। और कहा जो नीफे है इसका औसत घनत्व 11 बताया है, जो कि कठोर परत है और इसमें चुंबकत्व पाया जाता है, जो कि 6880 किलोमीटर इसकी गहराई बताई है। अब आइए सियाल पर। सियाल को इन्होंने सिलिका और एल्युमिनियम से बना हुआ बताया। यह सबसे बाहरी परत कहलाता है, जो कि 2.9 इसका घनत्व बताया। चट्टान इसकी ग्रेनाइट की बनी है, जो कि इसमें सारी चीज़ें मैंने डिकोड कर दिया है। इसमें एसिड की प्रधानता होती है, सिलिका प्लस एल्युमिनियम अधिक इसमें पाए जाते हैं। महाद्वीप का निर्माण सियाल से हुआ है, ऐसा स्वेज ने कहा है। सीमा को देखते हैं। सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है, जो कि आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है। इसकी गहराई 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक बताया गया है। औसत घनत्व 2.9 से 4.7 बताया गया। इसमें क्षारीय पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। आगे आइए। इसे कैल्शियम मैग्नीशियम लोहे के सिलिकेट के लिए जाना जाता है। नीफे आइए। निकिल और फेरस इसमें अधिकता पाई जाती है। यह परत कठोर होता है, इसकी गहराई 6880 किलोमीटर बताया है। पृथ्वी की चुंबकत्व का गुण आता है इसी परत से, जिसमें लोहा की अधिकता पाई जाती है। पृथ्वी की स्थिरता पता चलती है इसी से, इसका घनत्व 11 बताया है। डॉली के अनुसार देखते हैं। डॉली के अनुसार उन्होंने इसको 3 परतों में बांटा, बाहरी परत, मध्य परत और केंद्रीय परत। बाहरी परत, मध्य परत और केंद्रीय परत। इन्होंने बाहरी परत की गहराई 1600 किलोमीटर और घनत्व 3 बताया। मध्यवर्ती परत की गहराई 1280 किलोमीटर और घनत्व 4.5 से 9.0 तक बताया। केंद्रीय परत को 7040 किलोमीटर गहराई बताया और इसका घनत्व 11.6 बताया है। अब ये जेफ्रीज का मत जानते हैं। जेफ्रीज ने भूकंप के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा है। बाह्य या प्रथम परत इन्होंने बताया कि ये परतदार शैलों से बना हुआ है। द्वितीय परत ग्रेनाइट से बना हुआ है। मध्यवर्ती परत या तृतीय परत थैलीलाइट से बना हुआ है और चौथी या निचली परत को डूनाइट व पेरिडोटाइट से बना हुआ बताया। अब आ जाइए अगले भाग पर। होम्स का मत जानते हैं। होम्स ने पृथ्वी की 2 परत बताया, क्रस्ट और सबस्ट्रेटम, जिसमें ध्यान दीजिए होम्स ने कहा कि इसको 2 भागों में बांटा। 2 भागों में ऊपर वाले भाग को क्रस्ट बताया, इसे सबस्ट्रेटम बताया और कहा कि ये जो भाग है यह सियाल और सीमा दोनों से मिलकर बना हुआ है और नीचे वाला भाग सीमा और नीफे इन दोनों से मिलकर बना हुआ है।
ठीक। इन्होंने कहा कि जो ये सियाल का भाग है और सीमा का ऊपरी भाग ये मिलकर क्रस्ट बना हुआ है, और सीमा का निचला भाग और नीफे का पूरा भाग मिलकर सब स्ट्रेटम बना हुआ है, जिसे अधः स्थल कहा जाता है। ठीक। अब ध्यान दीजिए, इन्होंने क्रस्ट में सियाल और सीमा के मध्यवर्ती परत को शामिल किया और सब स्ट्रेटम में सीमा को, निचली परत को और नीफे को उन्होंने जोड़ा है। अब ध्यान दीजिए, वांडर ग्रांट का मत। वांडर ग्रांट ने इसे 4 भागों में बांटा, इसके परतों को, पृथ्वी के परतों को 4 भागों में बांटा, जिसको हमने इस तरह से क्रमबद्ध लिखा हुआ है। बाह्य सियाल कहा ऊपरी परत को, जिसका घनत्व 2.75 से 2.9 बताया, जिसकी मोटाई महाद्वीप के नीचे 60 किलोमीटर, अटलांटिक महासागर के नीचे 20 किलोमीटर और प्रशांत महासागर के नीचे नहीं पाया जाता है। दूसरा, आंतरिक सिलिकेट प्रवार। आंतरिक सिलिकेट प्रवार में इन्होंने बताया इसका घनत्व 3.1 से 4.75 बताया, और इसकी गहराई या फिर मोटाई देखा जाए तो 60 किलोमीटर से 1140 किलोमीटर बताया। इसके बाद तीसरा परत इन्होंने बताया मिश्रित धातुओं और सिलिकेट का क्षेत्र। इसका घनत्व इन्होंने बताया कि 4.75 से 5.0 तक है, और इसकी मोटाई 1140 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर है। चौथा परत इन्होंने बताया धात्विक केंद्र, जो निचली परत है बिल्कुल, इसका घनत्व इन्होंने 11 बताया, और इसकी गहराई 2900 किलोमीटर से 6300 किलोमीटर बताया। इसके बाद अन्य परतें भी हैं, आगे आ जाइए। अब ध्यान देते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जो आधुनिक मत के अनुसार हम देखते हैं इसका भाग। आधुनिक मत में इसको क्या कहा गया है। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता लेहमैन, जेफरीज, कोनराड, मोहो, रेपेटी, गुटेनबर्ग, वांडर ग्रांट, एडवर्ड स्वेज, आर्थर होम्स, इन लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अलग अलग बताया, जैसा कि हमने पीछे देखा है। मगर इसके अलावा हमने जो आधुनिक मत के अनुसार इन सभी लोगों का देखकर आधुनिक मत बताया गया कि जिसमें एक परत बताया गया जो सबसे ऊपरी परत, जिसे भूपर्पटी कहा जाता है, इसके नीचे प्रवार जिसे मेंटल कहा जाता है, और सबसे नीचे कोर है, जिसे हिंदी में क्रोड और इंग्लिश में कोर कहा जाता है। इन्होंने बताया कि भूपर्पटी के ऊपर का भाग जो जिस पर जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे वनस्पतियाँ, उसे भूपृष्ठ कहा जाता है, सॉइल सरफेस कहा जाता है। यह अवसादी चट्टानों से बना होता है, जिस पर 75% अवसादी चट्टान पाए जाते हैं, जिसे पृथ्वी का सतह भी कहा जाता है। और इससे 30 किलोमीटर की गहराई पर आपके भूपर्पटी मिलता है, और 30 किलोमीटर की गहराई पर से नीचे जाएं तो 100 किलोमीटर की गहराई पर आपको दुर्बलता मंडल मिलता है, जो जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, जो पिघला मंडल भी इसे कहते हैं, जहाँ से मैग्मा उद्गीत होता है। इसके बाद 700 किलोमीटर पर, फिर उसके बाद 2900 किलोमीटर, 5150 किलोमीटर और 6371 किलोमीटर, इसको अलग अलग भागों में बांटा गया। हम अलग अलग भागों का अलग अलग तरीके से देखें। पहले भूपृष्ठ को देख लें, जिसे क्रस्ट कहते हैं। ये आग्नेय चट्टान से बना हुआ है, जिसका आयतन 0.5% बताया गया, घनत्व 2.7 से 2.9 ग्राम घन सेंटीमीटर बताया गया, जिसका द्रव्यमान 9 के बराबर बताया गया कि नगण्य है। प्रवार मेंटल में इसका आयतन 83% बताया गया, जो कि पूरे पृथ्वी का सबसे चौड़ा भाग है। उसके बाद घनत्व, पूरी पृथ्वी का चौड़ा भाग मतलब पृथ्वी के परतों में सबसे चौड़ी परत कहलाती है। इसका घनत्व 4.6 से 4.7 बताया गया, और द्रव्यमान 68% बताया गया। इसके बाद क्रोड आता है। क्रोड में इसका आयतन बताया गया 16.5%, घनत्व 10 से 12 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और द्रव्यमान 32% बताया गया। चलिए शुरू करते हैं हम फिर से इसको। पृथ्वी की जो आधुनिक मत के अनुसार आंतरिक संरचना है, इसमें देखते हैं भूपर्पटी को, और भूपर्पटी में देखेंगे कि भूपर्पटी को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, और मेंटल को भी बांटा गया है अपर मेंटल, लोअर मेंटल में, और कोर को भी बांटा गया है आउटर कोर और इनर कोर में। ध्यान दीजिए, इसको घनत्व के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। भूपर्पटी को अपर कोर, लोअर कोर में, और मेंटल को बांटा गया है अपर मेंटल, लोअर मेंटल में, और क्रोड को बांटा गया है आउटर कोर और इनर कोर में। आगे देखिए, घनत्व के आधार पर
इनकी संरचना देखेंगे। जिस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है, ये अपर कोर है, अपर क्रस्ट, और ये लोअर क्रस्ट। एक ऊपरी भूपर्पटी, निचली भूपर्पटी, ऊपरी प्रवार, निचली प्रवार, ऊपरी क्रोड और निचली क्रोड। इसको घनत्व के आधार पर बांटा गया है, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ऊपरी जो भूपर्पटी है इसका घनत्व 2.8 और निचली भूपर्पटी है लोअर क्रस्ट 3.2 है। इसी प्रकार हम देखेंगे जो ऊपरी मेंटल है, ऊपरी प्रवार अपर मेंटल, ये 4.3 इसका घनत्व है और लोअर मेंटल का घनत्व 10 है। यदि हम इसको औसतन देखा जाए तो 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर प्रति घन सेंटीमीटर इसका देखा जाता है। ध्यान दीजिए, इसी प्रकार जो क्रोड है, क्रोड का ऊपरी भाग 13.3 और निचली भाग 13.6 बताया गया है। और इसको देखिए यहाँ से कि जो ऊपरी क्रस्ट और लोअर क्रस्ट का ये दोनों सम्मिलित रूप से भूपर्पटी जो है इसका आयतन 5.5 है, द्रव्यमान 0.2% और घनत्व 3 बताया गया है। लेकिन इन सब का मिलाकर, लेकिन दोनों का, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट दोनों का मिलाकर सिर्फ भूपर्पटी का बता रहे हैं। और प्रवार में आयतन 8.3 है और द्रव्यमान 67.8 मतलब 67.8% सबसे अधिक है, क्योंकि ये मैं बता चुका हूँ इसके पहले, ये सिर्फ मैं रिवीजन करा रहा हूँ इसका। इसके बाद क्रोड का आयतन 16.5%, 32% द्रव्यमान और 10 से 12 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर या फिर 13 इसका औसतन घनत्व है। ठीक है, अब आइए देखते हैं गहराई के आधार पर। इसको गहराई के आधार पर देखा जाए तो ऊपरी क्रस्ट ये 30 किलोमीटर और 30 किलोमीटर के बाद 100 किलोमीटर तक मिलता है लोअर क्रस्ट। इसके बाद 700 किलोमीटर की गहराई पर अपर मेंटल और 2900 किलोमीटर के गहराई पर लोअर मेंटल, और आउटर कोर 5150 किलोमीटर पर, और सबसे केंद्र का भाग होता है गहराई में इनर कोर 6371 किलोमीटर। अब आइए हम इसको देखते हैं असममितता के दृष्टि से। असममितता की दृष्टि से देखते हैं हम इसको कि जो ऊपर वाला क्रस्ट है, ये ऊपरी भाग और ये निचली भाग, जो ये असममितता हमें दर्शाता है घनत्व के आधार पर अलग अलग बांटता है, और इनका नाम भी दिया गया है, अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के मध्य में जो 30 किलोमीटर का सीमा बनाता है उसे कोनराड असममितता कहते हैं। इसके बाद जो लोअर क्रस्ट है और अपर मेंटल, जो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल का भाग है उसके बीच में जो 100 किलोमीटर का रेंज है, इस सीमा को कहते हैं मोह असममितता। और उसके बाद अपर मेंटल और लोअर मेंटल जो 700 किलोमीटर की गहराई पर जो सीमा हमें मिलता है, इसको कहते हैं रे पेटी असममितता। उसके बाद है 2900 किलोमीटर पर जो लोअर मेंटल और आउटर कोर, जो लोअर मेंटल और आउटर कोर को की सीमा है उसे कहते हैं गुटेनबर्ग विसार्ट असममितता या फिर गुटेनबर्ग असममितता या डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं इसे इंग्लिश में। आउटर कोर और इनर कोर के मध्य का जो ये सीमा है उसे लेहमैन असममितता कहते हैं। फिर से देखिए, ये जो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के मध्य का जो सीमा रेखा है इसे कहा गया है कोनराड। इसके बाद निचले क्रस्ट और ऊपरा मेंटल का जो भाग है उसे कहते हैं मोह असममितता। जो ऊपरी मेंटल है और निचली मेंटल के बीच का जो सीमा रेखा है वो उसे कहते हैं रे पेटी। जो निचली मेंटल है और ऊपर कोर है उसे कहते हैं गुटेनबर्ग असममितता। और जो ये भाग है ऊपरी कोर और निचली कोर, आउटर कोर और इनर कोर का भाग है उसे कहते हैं लेहमैन असममितता। आइए इसको और भी अच्छे से हम लोग देखेंगे आगे पॉइंट वाइज। ध्यान दीजिए, जो मेंटल का ये भाग है, जो ये मेंटल का भाग, ये तो ऊपरी, ये तो भूपर्पटी है, प्रवार है, फिर कोर है, क्रस्ट, मेंटल और
कोर। जो मेंटल में पाया जाता है ये जो भाग मैं पीछे बता चुका हूँ, ये 100 से 200 किलोमीटर के रेंज में पाया जाता है। इसे कहा जाता है दुर्बलता मंडल, इसे कहा जाता है दुर्बलता मंडल या फिर स्टेनोस्फेयर। इसमें जो मैग्मा होती है, इसके कारण ये जो पी तरंगे, भूकंप की जो पी तरंगे हैं, इसकी गति में कमी आ जाती है, जो कि 8.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से जाती है, जो कम होकर 7.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। ठीक, ये जो भाग दिख रहा है यह मेंटल में 100 से 200 किलोमीटर के रेंज में पाया जाता है। इसे निम्न गति का मंडल भी कहते हैं, इसी को दुर्बलता मंडल भी कहते हैं, और इसी को ज्वालामुखी का घर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पूरा लावा या फिर मैग्मा भरा रहता है। आगे आ जाइए, हम पॉइंट वाइज अब देखेंगे इसको भूपर्पटी से। ध्यान दीजिए, भूपर्पटी यह पृथ्वी के सबसे बाहरी परत है। इस परत की औसत मोटाई 30 किलोमीटर है, जिसमें जो वलित पर्वत हैं, वलित पर्वत पर 70 किलोमीटर पाए जाते हैं। महासागरों की जो मोटाई से 5 किलोमीटर पाई जाती है। अगर औसतन देखा जाए तो ये मोटाई 30 किलोमीटर तक देखी जाती है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इस परत का औसत घनत्व 3.0 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर मिलता है। इसके बाद देखिए, इस परत में घनत्व संबंधी जो अंतर पाया जाता है, इसके आधार पर भूपर्पटी को 2 भागों में बांटा गया, ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी। ऊपरी भूपर्पटी का घनत्व 2.8 और निचली भूपर्पटी का घनत्व 3.2 है। ठीक है, आगे देखिए, जो ऊपरी क्रस्ट व निचली क्रस्ट के बीच का असंबद्धता जो पाई जाती है, उसे कहते हैं कोनोराड असंबद्धता। जैसे कि मैंने ऊपर फिगर में बताया है, असंबद्धता को कहते हैं कोनोराड असंबद्धता। ठीक, इसके आगे देखिए, क्रस्ट का निर्माण मुख्यतः सियाल और एल्यूमिनियम से हुआ है। ये तो मैं बता ही चुका हूँ, सियाल और एल्यूमिनियम से हुआ है, जिसे हम सियाल नाम से जानते हैं। ऊपरी परत को सियाल नाम से जानते हैं। आगे प्रवार को तो कहते हैं, प्रवार मतलब मेंटल। क्रस्ट के निचले जो आधार पर भूकंपीय तरंगों की गति 7.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड से बढ़कर 8.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। ऐसे एक असंबद्धता वाली इस घनत्व का संबंध असंबद्धता, मोहो असंबद्धता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मोहो असंबद्धता। जैसा कि मैंने फिगर में बताया है, ध्यान दीजिए। आगे देखिए, इसमें ध्यान दीजिए, जो प्रवार है, प्रवार का विस्तार मोहो असंबद्धता से लेकर 2900 किलोमीटर तक गहराई तक पाई जाती है। इसकी गहराई जो पृथ्वी में 100 से 200 किलोमीटर के बीच पी तरंग के वेग अचानक कम हो जाते हैं। यहाँ पर जो पी तरंग की गति होती है 7.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड रह जाती है। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? निम्न गति का मंडल क्या कहते हैं? निम्न गति का मंडल कहते हैं, या फिर इसे जोन ऑफ लो वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? जोन ऑफ लो वेलोसिटी कहते हैं। आगे देखिए, जो ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल के बीच का संबंध असंबद्धता पाई जाती है, जिसे रे पेटी असंबद्धता कहते हैं। ध्यान दीजिए, क्या बोला हूँ? ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के मध्य जो असंबद्धता पाई जाती है, उसे रे पेटी असंबद्धता कहते हैं। आगे देखिए, पृथ्वी के कुल आयतन 83% तथा द्रव्यमान 68% भाग मेंटल में पाई जाती है। दूसरे, यह मुख्यतः सियाल और मैग्नीशियम से बना होता है, इसलिए इसे हम सीमा परत भी कहते हैं। उसको क्या कहते थे? भूपर्पटी को सियाल और इसे सीमा परत कहते हैं। आगे देखिए, क्रोड पर आते हैं। जो निचला मेंटल है के आधार पर पी तरंगों का वेग अचानक यहाँ बढ़ जाता है। यह 13.6 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। इसका कारण घनत्व संबंधी असंबद्धता पाई जाती है।
इसे गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसे गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। जो बाह्य कोर होता है, आंतरिक कोर के बीच घनत्व जो संबंधित असंबद्धता पाई जाती है, इसे हम लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। क्या कहते हैं? लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। आगे देखिए, पृथ्वी के आयतन का 16% भाग कोर का है, जबकि पृथ्वी के द्रव्यमान का 32% भाग कोर का है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी का कोर भारी पदार्थों से निर्मित है। क्या है? भारी पदार्थों से निर्मित है। ध्यान दीजिए, इस भाग में निकिल और फेरस की प्रधानता पाई जाती है, जिसे नीफे भी कहते हैं, जिसे नीफे परत भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, क्या कहते हैं? नीफे परत कहते हैं। पहले भी मैं बता चुका हूँ, जो ऊपरी परत है इसे सियाल कहते हैं, इसे सीमा और इसे नीफे कहते हैं, निचले को परत को। ठीक है, अब हम देखेंगे, ये देखते हैं समस्त पृथ्वी पर जो तत्व पाए जाते हैं कितने प्रतिशत में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे लोहा है, लोहा 35.5% पाया जाता है, जो कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकिल, गंधक, कैल्शियम और एल्युमिनियम, ये क्रम है जो पृथ्वी पर सबसे अधिक से निम्न की तरफ रहता है। फिर से ध्यान दीजिए, लोहा सबसे अधिक पाया जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, मैग्नीशियम है, निकिल है, गंधक है, कैल्शियम और एल्युमिनियम है। यदि हम इसको भूपर्पटी पर देखें कि भूपर्पटी पर किस आधार में यह तत्व मिलते हैं, तो भूपर्पटी पर देखें तो ऑक्सीजन सबसे अधिक मिलता है, क्योंकि पूरे पृथ्वी पर लोहा सबसे अधिक मिलता है, और भूपर्पटी पर सबसे ऊपरी वाले परत पर ऑक्सीजन सबसे अधिक मिलता है। उसके बाद सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा देख लीजिए चौथे स्थान पर है, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम ये किन किन मात्रा में मिलते हैं ये भी देख लीजिए एक बार, किन किन मात्रा में मिलते हैं। 46.8% मिलता है ऑक्सीजन, जो कि भूपर्पटी की बात हो रही है। इसके बाद 27.7% सिलिकॉन, 8.1% एल्यूमिनियम, 5.0% लोहा और 3.6% कैल्शियम, फिर सोडियम 2.8%, पोटेशियम 2.4%, मैग्नीशियम 2.0% मिलता है। इस आधार पर देखा जाए तो समस्त पृथ्वी पर लोहा सबसे अधिक मात्रा में मिलता है और भूपर्पटी पर ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा मिलता है। इसके साथ ये वीडियो समाप्त हुआ, और अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए, जो कमियां हों उसे भी बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस सब्सक्रिप्शन से ही बढ़ेगा आप लोगों की लोकप्रियता, और ऐसे ही वीडियो इसके आगे हम और भी डालते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।